मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग। इस पेपर फर्स्ट का हमने यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है सेल बायोलॉजी उसका इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की जो नई नई नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सेल बायोलॉजी की अगर बात की जाती है तो सेल बायोलॉजी पूरी की पूरी बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों माना जाता है? बिकॉज विदाउट सेल, बिना सेल के हम किसी भी जीवन का मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि ये जीवन होगा या ना, पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए सेल बायोलॉजी को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे सेल बायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेल जो होती है उसे बेसिक यूनिट कहा जाता है जीवन की, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। अगर हम जीवन की बेसिक यूनिट का मतलब सामान्य इकाई की अगर बात करते हैं कि अगर हम सेल के बिना अगर जीवन की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर बेसिक यूनिट है तो जीवन की वो कौन सी है? सेल है। दूसरी बात, शरीर की आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जो होती है वो भी क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा। बिल्डिंग बनते हुए अगर देखा है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर छोटी छोटी ईंटें जो हैं वो मिलकर के एक पूरी की पूरी दीवार बनाती हैं। तो अगर हम यही कहें कि ये दीवार किससे मिलकर बनी है तो हम यही तो कहेंगे कि ये ईंटों से मिलकर बनी है। दैट मीन्स वो जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, वो उस दीवार की क्या कहलाएगी? यूनिट। दूसरी बात, पूरी की पूरी दीवार का जो फंक्शन है, पूरी की पूरी दीवार की जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ब्रिक्स के ऊपर, ईंटों के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरी एसेंशियल जो मटेरियल्स है, सीमेंट है और बजरी वगैरह, वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, वो सबके अंदर होती है। बट बेसिक यूनिट क्या कहलाएगी? ईंट। उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर मतलब अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के लिए भी एक बेसिक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है और उस यूनिट का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? सेल रखा गया है। दूसरी बात, संरचनात्मक क्यों बोला गया? बिकॉज इसके बिना जो हमारे शरीर की जो संरचना है वो पॉसिबल नहीं है। और साथ में कार्यात्मक, कार्यात्मक का मतलब है कि जो सेल होती है वो काम किसके बेस पे करेगी? मतलब जो सेल काम करेगी उसी बेस पे हमारा जो शरीर है वो भी काम करेगा। इसलिए इसको हमने किसके नाम से भी जाना है? कार्यात्मक इकाई के नाम से भी। नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम सेल की बात करते हैं तो जो सेल होती है वो किससे मिलके बनेगी? तो ध्यान रखना कि एक पूरी की पूरी सेल की जब हम स्टडी करेंगे तो सेल के अंदर हमें मेन 3 पॉइंट जो है वो देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बट मेनली 3 पॉइंट जो है वो हमें याद रखने हैं कि एक तो उसमें देखने को मिलेगा हमें कोशिका झिल्ली, दूसरा हमें देखने को मिलेगा कोशिका द्रव्य और तीसरा हमें देखने को मिलता है आनुवंशिक पदार्थ। दूसरी बात, कोशिका झिल्ली क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी केवल आप इतना सा याद रखें, झिल्ली का सीधा सा मतलब है एक पतली सी संरचना होगी। पतली सी संरचना होगी जो कि कोशिका को चारों तरफ से आवृत करेगी, घेरेगी, उसको कवर्ड करेगी। दूसरी बात, कोशिका द्रव्य, तो इसे भी आप ऐसे याद रखेंगे कि द्रव्य का सीधा सा मतलब होता है लिक्विड, मतलब पानी के जैसा पदार्थ। बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर भी, बट अभी आप बेसिक थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक लिक्विड चीज़ मिलेगी। कैसे होगी, क्या होता है उसके अंदर, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य क्या होता है? मुख्य जगह होती है जैविक क्रियाओं के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक क्रियाओं के लिए कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे जैविक क्रियाएं जो संपन्न होती हैं? तो वो स्थान है हमारा कोशिका द्रव्य। अब जैविक क्रियाएं क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे कि जैविक क्रियाएं किसे कहेंगे? तो मैं बताता हूँ आपको कि जैविक क्रिया का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारे जीवों की संबंधित जो भी क्रियाविधि हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं, उन सारी की सारी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? जैविक क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि हम खाना भी खाते हैं और वो खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेड पदार्थ है वो बाहर भी चला जाता है। तो यानी कि पूरी की पूरी एक प्रोसेस चलती है
और पूरी की पूरी जब प्रोसेस एक जीव के अंदर चल रही है उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे नाम क्या दे दिया, जैविक क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। और डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि कोशिका की संरचना का जो अध्ययन है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी इज ए ब्रांच इन विच वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम करते हैं साइटोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका की संरचना, कार्य और निर्माण का अगर अध्ययन किया जा रहा है, ध्यान रखना, कोशिका की संरचना, उसके फंक्शंस और वो कैसे बन रही है, उन सारी चीज़ों का जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उस ब्रांच का नाम कहलाता है सेल बायोलॉजी। और इसे ही हम हिंदी में कहते हैं कोशिका जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान। जीव भी आप बीच में लिख सकते हैं। यानी कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि अगर हम केवल सेल की कोशिका की संरचना की अगर बात करते हैं तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी की। लेकिन हम संरचना के साथ साथ उसके कार्य, उसके निर्माण की भी अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ द साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, तो वो होते हैं हमारे रॉबर्ट हुक। बिकॉज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही की थी, इसलिए उसको हम किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द साइटोलॉजी। दूसरी बात, सेल की जो डिस्कवरी है वो कब की गई है, तो सेल की डिस्कवरी की गई है 1665 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ द मॉडर्न साइटोलॉजी है सीपी स्वानसन। स्टूडेंट्स, दिस नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सीपी स्वानसन जो है इसे किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ द साइटोलॉजी के नाम से। बिकॉज सीपी स्वानसन, आगे चलकर हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, उसके अंदर इस साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम कहते हैं कि सीपी स्वानसन को मॉडर्न साइटोलॉजी का फादर कहा जाता है। बिकॉज इसने जो भी हमारी नई जो भी चीज़ हम देखते हैं, नई चीज़ से मतलब है किसी भी हम कोशिका की संरचना की, किसी भी कोशिका के अंग की अगर हम स्टडी कर पा रहे हैं, उसके बारे में अगर हमें पता है तो वो किसकी बदौलत है, सीपी स्वानसन। इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि कोशिका की जो संरचना है और कोशिका की जो खोज है वो कैसे की गई, मतलब साइंटिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसके बेस पर उसने इसका नाम रख दिया कोशिका। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन सेल की जो डिस्कवरी उन्होंने की है वो कब की थी, 1665 के अंदर। दैट मीन्स 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर ली, लेकिन किस पदार्थ से या किस ऐसी चीज़ से उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि रॉबर्ट हुक ने बार्क का सीधा सा मतलब होता है, आपने पेड़ देखा होगा, एक नॉर्मल पेड़, कोई सा भी आपको जो दैनिक जीवन में आपको जो दिखाई देता है, उस बार्क की आपने मतलब पेड़ की आपने जो छाल देखी होगी, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे नीम का, आपने जो नीम की जो बाहर की तरफ जो लेयर है वो कभी कभार हमारे कभी मच्छर काट जाते हैं, कभी हम उसको घिस के लगा लेते हैं। तो जो बार्क होती है, मतलब जो छाल होती है, उस छाल को इसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी की, मतलब ये देख रहा था ऐसे ही, छाल को इसने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर लगाया और उसने देखा, तो इसको क्या दिखाई दिया, छोटे छोटे स्पेस दिखाई दिए, मतलब खाली जगह इसको दिखाई दी, कुछ इस तरीके की खाली जगह जो है इसको दिखाई दी, इसके अंदर, उस बार्क के अंदर। तो ये खाली जो स्पेस इसको दिखा, इस खाली स्पेस को देखने के बाद में इससे क्या बोला उसको, तुरंत खाली जगह या स्पेस, इसने क्या बोल दिया उसको, स्पेस। लेकिन अब इसको क्या किया, इसने सबसे पहले उस चीज़ की डिस्कवरी की थी, तो अब इसको एक अच्छा सा नाम भी तो रखना था, इसीलिए इसने क्या किया, इस खाली जगह को क्या नाम दे दिया, सेल। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको पता होगा साइंस के अंदर जो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं,
तो सेल जो है वो भी एक ग्रीक शब्द से ही मिलके बना है, जिसका अगर हम देखें तो आप आगे पढ़ेंगे सेल थ्योरी के अंदर, तो सेलुला बोलते हैं इसको। वैसे इस हम खाली जगह को क्या बोलते हैं? सेलुला। और सेलुला का भी मतलब यही होता है स्पेस, फ्री स्पेस। इसलिए अब सेलुला तो अच्छा नहीं लगता, तो साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, इस ग्रीक भाषा को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इन्होंने क्या बोल दिया, सेल को, सेलुला को सेल। लेकिन दिमाग यहाँ से थोड़ा सा अपने को लगाना पड़ेगा क्या, कि इसने सेल की जो स्टडी की है वो किसके अंदर की है? एक छाल के अंदर, या यूँ कहें कि जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो क्या होती है, एक तरीके से मरी हुई कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अगर नीम के पेड़ के बाहर की तरफ जो तने के ऊपर जो खुरदरी सी जो चीज़ें होती हैं, वो या तो टाइम के साथ अपने आप झड़ जाती हैं, या कभी कभार हम भी अपने हाथों से उसको हटा देते हैं। मतलब है तो खराब ही, वो एक तरीके से डेड सेल्स है। तो यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट हमारे को यहाँ पे लगाना है कि इसने डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन वो डिस्कवरी क्या कौन सी हुई? सेल की हुई, नो डाउट, लेकिन किस सेल की मानी जाएगी? डेड सेल, मरी हुई कोशिका। बिकॉज इसने जो डिस्कवरी की है वो मरी हुई कोशिका में की है। क्लियर बात यहाँ पे? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पादप कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। पहली कोशिका की खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक आएगा, और पहली मरी हुई कोशिका की खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक आएगा। क्लियर बात यहाँ पे? दूसरी बात, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसने जो डिस्कवरी की है वो बार्क जो है वो कौन सी बार्क थी, मतलब किस बार्क के अंदर इसने डिस्कवरी की? तो क्यूरेका सुबेर एक प्लांट का नाम है। इसकी जो बार्क होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली, मतलब इंडस्ट्री लेवल के ऊपर इसका उत्पादन होता है। तो क्यूरेका सुबेर एक ओक ट्री है, इसका सामान्य नाम है, उसके अंदर इसने डिस्कवरी की। दूसरी बात, ये तो हो गई हमारी प्लांट सेल की बात, लेकिन सेल तो एनिमल्स में भी तो मिलती है, मतलब हमारे अंदर भी तो मिलती है। तो क्या हम प्लांट के ऊपर ही रहेंगे क्या सारे दिन भर? नहीं। तो एक बात सीधी सी है कि अगर कोई साइंटिस्ट या अगर हम कुछ इनिशिएटिव, कुछ आरंभ करते हैं, तो हो सकता है हमारे से कुछ मिस्टेक हो जाए। हो सकता है कि हम कभी कभार जल्दबाजी के अंदर कोई मिस्टेक कर दें, लेकिन हमारे बाद में जो भी आएगा वो उस हमने जो काम किया उसको पहली बात तो पढ़ेगा, पढ़ करके उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन होंगे तो वो करेगा, देन उसके बाद में जो अप्लाई होगा वो नया कुछ अप्लाई करेगा। तो यही प्रोसेस हो क्या कि पहली मरी हुई कोशिका की खोज तो कर दी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन नया जो क्रेडिट मिला वो एक नए साइंटिस्ट, जिसका नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की अगर बात की जाती है तो इन्होंने पहली जीवित कोशिका की खोज की, और ये पहली जीवित कोशिका इन्होंने देखी थी एनिमल के अंदर। इसलिए एक नया क्वेश्चन और बन जाता है कि पहली एनिमल कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। क्लियर बात यहाँ पे? अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके एक बार वापस देख लें। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में, फ्लो में कोई पॉइंट जो है वो मिस रह जाए, लेकिन आप इस वीडियो को कंटिन्यू के साथ देखते रहें। तो ये तो था हमारा डिस्कवरी के बारे में कि रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी किसके अंदर की, कैसे की। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है उसको। कोई बता सकता है क्या होगा वो अच्छा टॉपिक? वो अच्छा टॉपिक है हमारा सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी की अगर बात की जाती है तो उसके अंदर भी टॉपिक हमारा है सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी की अगर बात की जाती है तो सेल थ्योरी सीधी सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया होगा कभी कि साइंस के अंदर जो डेफिनेशंस होती है, जो परिभाषाएं होती हैं, वो क्या होती है, हमेशा शब्द से ही ली जाती है। शब्द से मतलब जो आपको दिखेगा। तो सेल थ्योरी की अगर बात की जाती है तो सेल थ्योरी के अंदर मेन जो शब्द है वो तो सेल ही है, थ्योरी तो हमने लगाया है बाद में। यानी कि सेल थ्योरी हमें क्या बताएगी, तो सेल थ्योरी हमें बताएगी कि सेल कैसे आई, सेल का काम क्या है, और सेल से क्या बनता है। क्लियर बात है आपको? यानी कि पूरी की पूरी चीज़ें जो सेल से रिलेटेड हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं सेल थ्योरी के अंदर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सेल थ्योरी, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। सेल थ्योरी हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी और क्या उसके
पॉइंट्स है। तो सेल थ्योरी की अगर बात की जाती है तो सेल थ्योरी का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा सिद्धांत जो हमें कोशिका के बारे में बताएगा। तो सेल थ्योरी के अनुसार सभी जीवित जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब सेल थ्योरी अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी क्या है, तो सेल थ्योरी का सीधा सा मतलब है कि सभी जीवित जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। इसी को क्या बोला गया है, कोशिका सिद्धांत। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो वीडियो के अंदर आपको जो नोट्स एक तरीके से प्रोवाइड हो रहे हैं ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। अगर आप इनको भी एच अगर याद रख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके कहीं भी नंबर नहीं कट पाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिए, मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर, बिकॉज ये सेल बायोलॉजी है और सेल बायोलॉजी सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है क्योंकि इट इज़ ईजी, सबसे सरल टॉपिक है ये। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी सभी जीवित जीवों के बारे में बताती है कि सभी जीवित जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। सेल थ्योरी दी किसने है, मतलब कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सेल थ्योरी दी। तो पहला वैज्ञानिक का नाम है एम स्लाइडेन। ये नाम आपको एच याद रखने, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज एक तरीके से हम कहेंगे ये रटना पड़ेगा तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि नाम है तो नाम को तो आप रटो। तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी है, एम स्लाइडेन ने। और एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम है टी स्वान। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ, वो आपको हेल्प कर सकती है कि हाँ उसको हम याद रख ले, इजी आसानी है। पहली बात, एम स्लाइडेन एक जर्मन वैज्ञानिक थे, मतलब जर्मनी के, और ये बॉटनिस्ट थे, मतलब इनका जो मेन सब्जेक्ट था वो बॉटनी था। तो इन्होंने सीधी सी बात है प्लांट के बारे में स्टडी की होगी, क्योंकि बॉटनी प्लांट के बारे में होता है। तो इन्होंने 1838 के अंदर अपने पॉइंट्स रखे, वो पॉइंट्स क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद में जो अनदर साइंटिस्ट थे टी स्वान, इन्होंने ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटेन के थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था अंग्रेजों ने, और ये जूलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री इनको कह सकते हैं। इन्होंने 1839 में 1839 के अंदर इन्होंने इसके एक्सप्लेन किया। मैंने आपको कहा था एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। तो स्वान की अगर बात की जाती है, स्वान को वैसे बोलना नहीं चाहिए, स्वान को संस्कृत में आपको पता होगा तो क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। सीधी सी बात है, एनिमल। यहाँ पे हम किसी के बारे में मजाक नहीं कर रहे, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। स्वान का सीधा सा अर्थ होता है संस्कृत के अंदर कुत्ता। इसका मतलब टी स्वान एनिमल्स के से रिलेटेड है। स्वान अगर एनिमल से रिलेटेड है दैट मीन्स ये क्या है, जूलॉजिस्ट। तो अगर आप टी स्वान के बारे में भी लिखते हैं तो आप तुरंत याद रख सकते हैं कि हाँ ये जूलॉजिस्ट है, प्राणी शास्त्र से। क्लियर बात यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि एम स्लाइडेन ने क्या बोला। तो एम स्लाइडेन सीधी सी बात है प्लांट के बारे में ही इन्होंने कुछ बोला होगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि सभी पादप, ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला है, सभी पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, क्लियर बात यहाँ पे। इसी तरीके से टी स्वान ने भी कुछ बोला होगा। तो टी स्वान की अगर बात की जाती है तो इन्होंने क्या बोला है कि जब स्लाइडेन ने तो ये बोल दिया कि सभी पादप जो है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो टी स्वान ने अब ये सोचा कि पादप के बारे में तो हमें पता चल ही गया, अब हम बात करेंगे केवल एनिमल्स की। तो इन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स के बाहर एक पतली संरचना मिलती है, जबकि पादप के बाहर एक अतिरिक्त संरचना मिलती है जो कि कठोर होती है। क्लियर बात यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि इन्होंने क्या देखा, जब पादप की स्टडी हो गई थी, क्योंकि उसके 1 साल बाद ही आए थे, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि एनिमल के बाहर एक क्या मिलती है, थिन, पतली लेयर, और उस पतली लेयर को इन्होंने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन। पहली बात, ठीक है, कोशिका झिल्ली। स्टूडेंट थोड़े थोड़े आपकी जो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको भी आप कवर कीजिए, क्योंकि
यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर जब हम थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो टीचर जो है वो चेक करने वाला थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, और अगर वो इम्प्रेस होगा तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमें मार्क्स से मतलब है, नंबर से मतलब है। दूसरी बात, इसी तरीके से इन्होंने क्या देखा कि प्लांट्स के बाहर एक थिक का मतलब होता है मोटा, और एक वर्ड और इन्होंने यूज में लिया था रिजिड, जिसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कठोर। कठोर संरचना मिलती है, और कठोर संरचना जो मिलती है इन्होंने उस कठोर संरचना का नाम क्या रख दिया, सेल वॉल। दैट मीन्स इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। तो इन्होंने क्या कहा, जब स्लाइडेन ने अपनी सारी चीजें बता दी थी तो उसके बाद में 1 साल बाद ये आए, तो इन्होंने क्या बताया कि एनिमल्स के बाहर तो एक पतली संरचना मिलती है, और उस पतली संरचना को हमने क्या बोल दिया, कोशिका झिल्ली, और प्लांट्स के बाद कठोर संरचना मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो इन्होंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं एनिमल और प्लांट्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इन्होंने लास्ट में क्या एक लाइन दे दी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एनिमल एंड प्लांट सभी कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। और इन दोनों लाइनों को मिलाकर के ही ये सेल थ्योरी दी गई। क्लियर बात यहाँ पे? तो अगर आपसे सेल थ्योरी के बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप यही बताएंगे कि सभी जीवित जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। इसे 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। इसमें स्लाइडेन के बारे में आप ये लिखेंगे और स्वान के बारे में ये। कोई मुझे बता सकता है कि ये सेल थ्योरी क्या सही है, मतलब इसकी कोई कमी है या नहीं है? कोई बता सकता है मुझे? तो अगर इसकी कमी की बात की जाती है तो एक सबसे बड़ी कमी रह गई, और इसी वजह से सेल थ्योरी जो है एक तरीके से हम कहेंगे ये फ्लॉप भी मानी गई है। कैसे? तो देखते हैं कि इसका जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक बोलते हैं या कमी, वो क्या है कि नई कोशिका कहां से आई? क्या कमी रह गई? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जब भी कोई साइंटिस्ट किसी के बारे में एक्सप्लेन करता है तो उसे बहुत सारे अपने से सीनियर साइंटिस्टों को समझाना पड़ता है, और सीनियर साइंटिस्टों को समझाना ऐसे ही नहीं है, बिकॉज सीनियर साइंटिस्ट जो हैं वो पूरी बाल की खाल निकालते हैं। कैसे? कि ये कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके आगे क्यों नहीं हुआ, सब चीज़। तो इसी तरीके से इन दोनों ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन ये काम थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो पाया, बिकॉज ये नहीं बता पाए कि ये जो कोशिका वर्ड है ये बार बार में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिका आई कहाँ से है। मैंने कहा कि ये एक कोशिका है। क्लियर बात है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसी से मिलकर सब चीज़ बन गई, ये मेरे समझ में आ गया, बट मैं नया भी तो कुछ लेके आऊँगा। मतलब क्या इस पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही पैन है? नहीं ना, दूसरा भी तो है। तो ये दूसरा कहाँ से आ गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये इनकी कमी रह गई। तो कोशिका सिद्धांत की कमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमी क्या मानी जाती है कि नई कोशिका कहाँ से है। तो इसको नोट कर लीजिए हम एक बार। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो लास्ट साइंटिस्ट थे मतलब स्लाइडेन और स्वान, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट उनकी कोई कमी रह गई। उस कमी को दूर किया किसने? एक नए वैज्ञानिक है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रुडोल्फ विर्चोव ने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम है सेल लीनिएज थ्योरी। स्टूडेंट्स, इन नामों को आप इंग्लिश में ही याद रखें। मैंने बार बार कहा इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी इफेक्टिव लैंग्वेज होती है, प्रभावी होती है। तो मैं कोई ज़्यादा इंग्लिश के लिए नहीं कह रहा, केवल छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं आप उनको इंग्लिश में बोलो। तो सेल लीनिएज थ्योरी,
किसने दी है? रुडोल्फ विर्चोव। क्लियर बात यहाँ पे? इनने जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने कहा, और इन्होंने जो बोला है, ये लाइन एग्जाम्स में इतनी बार पूछी गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और एग्जाम्स छोटे भी नहीं, यानी कि बड़े बड़े जो आईएएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे भी ये पूछा गया है। इसलिए इस लाइन को आप एचपी याद रखें। और ये लाइन क्या है कि रुडोल्फ विर्चोव ने कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा इन्होंने? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ये एक ग्रीक लैंग्वेज है, तो इन्होंने तो इतना बोल दिया, बट क्या हमारे को समझ में आया इससे ये क्या होता है? ये ओमिनिस सेलुला ई सेलुला कुछ नहीं। तो इस ग्रीक लैंग्वेज को चेंज किया गया, इसका ट्रांसलेशन किया गया, और ट्रांसलेट करके क्या बताया, इसका मतलब कि इसने ये कहा कि पहले से कोई कोशिका स्थित है, मतलब पहले से ये एक कोशिका है, ये वाली ध्यान रखना, पहले से एक कोई कोशिका है, ये पहले से स्थित कोशिका है, ये विभाजन करती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्या करती है? विभाजन। और इसमें विभाजन से क्या बनते हैं? दो नई कोशिका। ओह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जो सेल थ्योरी की कमी थी, उस कमी को इसने पूरा कर दिया। और कैसे पूरा किया इस कमी को इसने? कि इसने ये बोल दिया कि पहले से स्थित कोशिका जो है वो विभाजन करती है, और विभाजन करके क्या बनाती है? दो नई कोशिकाएं बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहीं पर सेल थ्योरी की जो कमी थी वो पूरी हो गई। बिकॉज अब ये नहीं पूछा जाएगा कि विभाजन कैसे हो गया, क्योंकि इसको तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा वैज्ञानिकों को। क्लियर बात यहाँ पे? तो एक नई थ्योरी आ गई यहाँ पे हमारी, वो उसका नाम क्या था? सेल लीनिएज थ्योरी। किसने दी? रुडोल्फ विर्चोव ने दी। इसके अनुसार ओमिनिस सेलुला ई सेलुला एक बोला गया कथन, जिसका मतलब है कि पहले से पूर्व में स्थित कोशिका विभाजन करती है, डिवीजन करती है, और क्या बनाती है? दो नई कोशिकाएं बनाती है। ये क्या है? नई कोशिकाएं। क्लियर बात यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारी सेल थ्योरी और सेल लीनिएज थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। अब इन दोनों थ्योरी को मिला करके एक नया नाम दिया गया, उसका नाम है मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। क्या है वो हम देखते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल थ्योरी और सेल लीनिएज थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को मिला करके एक नई थ्योरी बनाई गई, जिसका नाम है यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम हमारा है सेल प्रिंसिपल, कोशिका सिद्धांत, और इसी को बोला जाता है सेल डॉक्टराइन। मतलब डॉक्टराइन क्यों बोला गया इसको? बिकॉज ये इलाज है, क्योंकि इसने सारी चीज़ें बता दी हमें कि सेल क्या होता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता, सबके बारे में इसने बता दिया। क्लियर बात यहाँ पे? तो अब इसको मिलाकर के क्या बोला गया, तो इसकी दो इंपॉर्टेंट लाइन है। वो क्या है कि सभी जीवित जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में स्थित कोशिका में विभाजन से होता है। वाह, सबसे अच्छा, लाजवाब। क्यों? क्योंकि इसने जीवों के निर्माण के बारे में भी बात कर ली, और इसने ये भी बता दिया कि नई कोशिकाएं कहाँ से आई। मतलब इसने दोनों चीज़ों के बारे में बात की है, इसलिए इसको सबसे अच्छी थ्योरी माना गया है। बट स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर अपवाद भी होते हैं। और अपवाद क्या है कि यहाँ पे वायरस को अपवाद माना जाता है इस कोशिका सिद्धांत। बिकॉज वायरस को आपने अगर बात की, अगर हम देखें तो वायरस जो है वो किसी जीव के अंदर जब एंटर करता है, जब तो वो जीवित हो जाता है, और जब वो जीव से बाहर रहता है, जब वो निर्जीव अवस्था में रहता है, मतलब उसके अंदर तो ये कोशिका के जो उत्पाद है, नई कोशिका में विभाजन है, ये सब समझ में नहीं आता। क्यों? अगर वो निर्जीव अवस्था में है तो वो किस तरीके से जीवित है, मतलब ऐसा उसके अंदर क्या है कि वो जीवित है, तो ये सेल थ्योरी बता ही नहीं पाई उसके बारे में, इसलिए अपवाद मान लिया गया। एक और अपवाद है एक कोशिकीय जीव, मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा जो एक कोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं, मतलब जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है, ये भी इसके अपवाद माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसने क्या बोला है कि कोशिका के उत्पाद हैं उसमें,
यानी कि और भी चीज़ें होनी चाहिए ना। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि ऐसे जीव भी हैं इस धरती पर जो एक कोशिकीय हैं, मतलब जिनके अंदर केवल एक सिंगल कोशिका ही है। तो ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये भी क्या माने गए हैं? अपवाद। अपवाद का सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरी बात से कोई अगर इत्तेफाक रखता है और वो उसको फॉलो नहीं कर पाता तो वो अपवाद में आता है। सेम कंडीशन है, सेल थ्योरी दी, सेल थ्योरी के अनुसार नहीं है ये, अपवाद हो गए। और एक और अपवाद है बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय जीव। ये भी समझ में नहीं आया कि ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, तो वो कैसे जीवित रहते हैं। दूसरी बात, एक से ज़्यादा कोशिका होने के बाद में भी उनके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक भी हमें देखने को मिलते हैं, तो वो किस प्रकार जीवित रहते हैं, ये कोशिका सिद्धांत उसको नहीं बता पाया। तो इस तरीके से सेल थ्योरी और सेल के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो नई नई वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। आप नोट कर सकते हैं इसे।